हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं पोखरराम बामणिया और आप देख रहे हैं बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज। देखिए, हम बात कर रहे थे जीन अभिव्यक्ति का नियमन, और जीन अभिव्यक्ति का जो नियमन है इसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि जो प्रोटीन निर्माण का कार्य है उसका जो नियमन है वो एक विभिन्न प्रकार का जो जीन है या जीन का समूह है उनके द्वारा किया जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन का निर्माण होना है या प्रोटीन का निर्माण नहीं होना है, ये जीन अभिव्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा। और जीन जब अभिव्यक्त होगा तो उसके ऊपर भी कंट्रोलिंग का कार्य किया जाएगा। इसी को हम जीन अभिव्यक्ति का नियमन कहते हैं। अब जीन अभिव्यक्ति का नियमन किस किस स्तर पर होता है, मतलब कहां कहां पर होता है, वो भी हमने बात की है। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, मतलब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, उस समय यह हो सकता है। या उसके बाद में जैसे जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चला, उसके बाद में डायरेक्ट जो आरएनए है उसका निर्माण नहीं होता है, या एमआरएनए नहीं बढ़कर एचएनआरएनए बनता है, तो उसके बाद में एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग होती है, उस स्तर पर भी जीन अभिव्यक्ति का नियमन हो सकता है। इसके बाद में एमआरएनए का निर्माण हो गया केंद्रक के अंदर, और वह केंद्रक से कोशिका द्रव्य में प्रोटीन निर्माण की सूचना लेकर आता है। उस दौरान या उस स्तर पर भी जीन अभिव्यक्ति का नियमन होता है। और अंत में जब ट्रांसलेशन की क्रिया होती है, जब प्रोटीन का निर्माण होता है, उस समय भी जीन अभिव्यक्ति का नियमन होता है। तो ये 3-4 स्तर थे जहां पर प्रोटीन निर्माण का नियमन होता है या जीन अभिव्यक्ति का नियमन होता है। अब हमने इसमें ये भी बात किया था कि जो जीन अभिव्यक्ति का जो नियमन है वहां पर ओपेरोन मॉडल के बारे में बात की थी। जैकब और मोनार्ड, दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ओपेरोन मॉडल प्रस्तुत किया था, और उसमें हमने ये कहा था कि एक ऐसा पदार्थ या एक ऐसे जीन्स का जो समूह है वो उनके ऊपर कंट्रोलिंग करने का कार्य करता है, जिसको प्रचालक या ओपेरोन यूनिट कहा जाता है। उसमें विभिन्न प्रकार के जीन होते हैं या जीन्स का एक समूह होता है। अब उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रोटीन निर्माण की क्रिया को प्रेरित करते हैं, उनको प्रेरक कहा गया। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ जो प्रोटीन निर्माण की क्रिया को संदमित करते हैं, रोकते हैं, कम करते हैं, उनको संदमक कहा गया। वहीं पर हमने ये बात की थी कि जो लैक ओपेरॉन है, जिसको लैक्टोज ओपेरॉन कहा जाता है, लैक का मतलब लैक्टोज से रिलेटेड है। ई कोलाई जो जीवाणु है या प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर ये सामान्य प्रकार का पाया जाने वाला ओपेरॉन या प्रचालक होता है। तो देखिए, लैक ओपेरॉन नाम से स्पष्ट है, लैक ओपेरॉन का मतलब है लैक्टोज ओपेरॉन, लैक का मतलब है लैक्टोज, तो इसको लैक का मतलब है लैक्टोज और ओपेरॉन का मतलब है लैक्टोज ओपेरॉन या प्रचालक। यहाँ पर प्रचालक के रूप में या ओपेरॉन के रूप में जो लैक्टोज होता है ये प्रेरक के रूप में कार्य करता है। प्रेरक के रूप में कार्य कैसे करेगा कि ये जो लैक्टोज होता है ये संरचनात्मक जीन को प्रोटीन निर्माण के लिए प्रेरित करेगा। आपको इतना ध्यान रखना है, लैक्टोज प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और प्रोटीन निर्माण के लिए ये जो संरचनात्मक जीन है इनको है वो प्रेरित करेगा या वो उत्प्रेरित करेगा, ताकि ये जो संरचनात्मक जीन है ये आगे प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं। अब ये सामान्यतः ई कोलाई जीवाणु की बात करते हैं, तो ई कोलाई जो जीवाणु है ये प्रोकैरियोटिक होता है। क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। और जब ये प्रोकैरियोटिक होता है तो आपको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं उनमें जो आरएनए का निर्माण है या उसके लिए जो जीन होते हैं वो पॉलीसिस्टोनिक होते हैं। पॉलीसिस्टोनिक का मतलब है एक डीएनए के ऊपर या एक आरएनए के ऊपर एक जो जीन है वो एक से अधिक आरएनए का निर्माण करता है। ऐसी स्थिति में जो पॉलीसिस्टोनिक संरचनात्मक जीन है इसका नियमन एक सामान्य उन्नायक और सामान्य नियामक जीन के द्वारा होता है। मतलब ये जो संरचनात्मक जीन है ये संरचनात्मक जीन किसका निर्माण करेगी? प्रोटीन का निर्माण करेगी। लेकिन ये प्रोटीन का निर्माण करेगी उसके लिए जो ये पॉलीसिस्टोनिक संरचनात्मक जीन है इसके साथ में एक उन्नायक जुड़ा हुआ होता है और एक नियामक जीन जुड़ी होती है। ये दोनों मिलकर इसके द्वारा जो प्रोटीन का निर्माण किया जाएगा उस क्रिया को नियमित करती है या उस क्रिया को नियंत्रित करती है। इस तरह की व्यवस्था सामान्यतः जीवाणुओं के अंदर पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है। इसे ही प्रचालक या ओपेरॉन कहा जाता है।
अब लैक ओपेरॉन है, इसका मतलब ये क्रिया किससे संबंधित है? ये लैक्टोज के अपचयन से संबंधित है, लैक्टोज के अपचयन से संबंधित है, या इसको नियंत्रित करने वाला जीन है वो लैक ओपेरॉन कहलाता है। या हम ये कहें जीवाणु कोशिका के अंदर या प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर लैक्टोज के अपचयन को नियंत्रित करने वाला जो ओपेरॉन है उसी को लैक ओपेरॉन या लैक्टोज ओपेरॉन कहा जाता है। अब यहां पर जो जीन होगी वो देखिए इस तरह की होगी, ये तो है आरजी मतलब नियामक जीन या रेगुलेटरी जीन, ये है प्रोमोटर जिसको हम उन्नायक कहते हैं, ये ओ का मतलब है प्रचालक या ओपेरॉन, और ये तीन तरह की इसमें संरचनात्मक जीन पाई जाती है, स्ट्रक्चरल जीन या संरचनात्मक जीन पाई जाती है। तो ये सामान्य जो व्यवस्था है ये लैक ओपेरॉन की है। लैक ओपेरॉन के दौरान नियामक जीन, उन्नायक, प्रचालक और संरचनात्मक जीन। अब यहाँ पर संरचनात्मक जीन है वो तीन प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती है? तीन प्रकार की पाई जाती है, और तीन प्रकार की जो संरचनात्मक जीन है ये तीनों मिलकर लैक्टोज के अपचयन का कार्य करेगी। और लैक्टोज का जब अपचयन होगा तो लैक्टोज से क्या बनेंगे? ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और जो ग्लूकोज बनेगा वो ग्लूकोज ही इस जीवाणु के अंदर ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। ओपेरॉन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीन, सबसे पहले आता है रेगुलेटरी जीन या नियामक जीन। रेगुलेटरी या नियामक जीन, इसको लैक आई भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लैक आई। अब ये क्या करेगा? नियामक जीन इस पूरे जो प्रोसेस है, पूरी जो क्रिया है, इसको कंट्रोल करने का कार्य करेगा या इसको नियमित करने का कार्य करेगा। अब कैसे करता है? यह एक दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता है। यह जो नियामक जीन है ये दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करता है। अब ये देखो, दमनकारी प्रोटीन आगे वाला जो पूरा प्रोसेस है इसको हैंडल करेगा या इसको कंट्रोल करेगा। दूसरा जो जीन है वो है प्रमोटर या उन्नायक। अब उन्नायक के बारे में आपको पता है, हमने ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन के दौरान बात किया था। अनुलेखन की इकाई डीएनए का वह खंड जो अनुलेखन की प्रक्रिया में भाग लेता है, अनुलेखन इकाई कहलाता है। उसके तीन भाग होते हैं, उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापक। तो ये वही उन्नायक है जिसको प्रमोटर कहा जाता है। यह अनुलेखन इकाई का एक भाग है, और ये करेगा क्या? ये आरएनए पॉलीमरेज से जुड़कर अनुलेखन की क्रिया करता है। इसका काम क्या है? उन्नायक अनुलेखन को स्टार्ट करता है, अनुलेखन की क्रिया को शुरू करता है, या आरएनए निर्माण की क्रिया को शुरू करता है। अब स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर कौन सा एंजाइम जुड़ता है? आरएनए पॉलीमरेज। अब उन्नायक या प्रमोटर इससे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा और अनुलेखन की क्रिया शुरू हो जाएगी या स्टार्ट हो जाएगी। अब ये काम इसका रह गया। अब आता है प्रचालक या ऑपरेटर। अब प्रचालक या ऑपरेटर है, ये संरचनात्मक जीनों के जो प्रोटीन संश्लेषण है इसका नियमन करेगा। अभी हमने बात की थी लास्ट में, जेड, वाई और ये तीन जो संरचनात्मक प्रोटीन है इनके द्वारा जो प्रोटीन का संश्लेषण किया जाएगा उसका नियमन किया जाएगा। मतलब जो तीन प्रकार के संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं उनके द्वारा जो प्रोटीन का निर्माण किया जाएगा उसकी कंट्रोलिंग इसके द्वारा की जाती है। लेकिन अब कंट्रोलिंग कैसे करेगा? प्रचालक से यदि दमनकारी प्रोटीन जुड़ जाता है, यदि प्रचालक से दमनकारी प्रोटीन जो कि नियामक जीन के द्वारा निर्मित किया गया, यदि इससे प्रचालक से दमनकारी प्रोटीन जुड़ जाता है तो ये जो प्रमोटर है, उन्नायक या प्रमोटर, इसके अंदर संरचनात्मक बदलाव आता है। क्या आता है? संरचनात्मक बदलाव आता है, या इसकी संरचना थोड़ी बदल जाती है, इसलिए आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो इससे जुड़ नहीं पाता है। अब यदि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं जुड़ेगा तो अनुलेखन की क्रिया शुरू नहीं होगी। इसलिए ये क्या करता है कि जो दमनकारी प्रोटीन है, दमनकारी प्रोटीन का निर्माण यहां से होगा, और जब यहां से इसका निर्माण हो जाएगा तो ये दमनकारी प्रोटीन किससे जुड़ेगा? प्रमोटर से जुड़ेगा। जब ये प्रमोटर से जुड़ेगा तो इसकी संरचना के अंदर इसकी संरचना है वो बदल जाएगी। जब इसकी संरचना बदल जाएगी तो ये एंजाइम इससे नहीं जुड़ पाएगा। जब ये एंजाइम नहीं जुड़ पाएगा तो अनुलेखन की क्रिया नहीं होगी, या हम ये कहें कि आरएनए का निर्माण नहीं होगा। आरएनए का निर्माण नहीं होगा तो प्रोटीन का निर्माण भी नहीं होगा। तो ये जो जीन अभिव्यक्ति का नियमन है ये किस स्तर पर हो रहा है? ये अनुलेखन स्तर पर हो रहा है।
कहां पर हो रहा है, किस स्तर पर हो रहा है, अनुलेखन के स्तर पर हो रहा है। देखिए कौन सी प्रक्रिया रुकी यहाँ पर, अनुलेखन की प्रक्रिया रुक जाती है। इसलिए ये जो नियमन है, जीन अभिव्यक्ति का जो नियमन है या जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है वो अनुलेखन स्तर पर हो रहा है। या छोटा सवाल बन जाए, लैप ऑपेरॉन के द्वारा जो नियमन का कार्य होता है वो किस स्तर पर होता है, तो वो अनुलेखन के स्तर पर हो रहा है। किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। किसमें होता है, जीवाणुओं के अंदर होता है। देखिए लैक्ट प्रचालक के अंदर जब लैक्टोज नामक जो प्रेरक है इसकी अनुपस्थिति होने पर क्या होगा, पहली कंडीशन है, मतलब हम इसको फर्स्ट कंडीशन कह सकते हैं कि प्रेरक का अनुपस्थित, प्रेरक अनुपस्थित का मतलब लैक्टोज अनुपस्थित है। तो देखिए जब लैक्टोज अनुपस्थित होगा तो नियामक जीन के द्वारा दमनकारी प्रोटीन का निर्माण किया जाएगा। बात कर चुके हैं, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जब प्रेरक नहीं है, लैक्टोज नहीं है, इस कंडीशन में जो नियामक जीन है उसके द्वारा तो हमेशा दमनकारी प्रोटीन का निर्माण किया जाएगा। यहां तक क्लियर है पहले से। नियामक जीन के द्वारा जो दमनकारी प्रोटीन का निर्माण किया जाएगा, अब ये दमनकारी प्रोटीन जो है वो प्रचालक से जुड़ेगा और उन्नायक की जो संरचना है, जो उन्नायक है इसकी संरचना में क्या कर देगा, बदलाव कर देगा। जब इसकी संरचना में बदलाव हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज इससे जुड़ नहीं पाएगा। जब आरएनए पॉलीमरेज इससे जुड़ नहीं पाएगा, इससे का मतलब उन्नायक से जुड़ नहीं पाएगा, तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक से नहीं जुड़ेगा तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो अनुलेखन की क्रिया है वो शुरू नहीं होगी। अनुलेखन की क्रिया शुरू नहीं होगी तो अनुवादन भी नहीं होगा। अनुवादन भी नहीं होगा तो प्रोटीन का निर्माण भी नहीं होगा। प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा तो एंजाइम्स नहीं बनेंगे। और हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, एंजाइम का निर्माण नहीं होगा, अनुलेखन नहीं होगा, अनुवाद नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मतलब प्रेरक नहीं है तो कुछ नहीं है। प्रेरक नहीं है, लैप ऑपेरॉन के अंदर लैक्टोज नामक प्रेरक यदि नहीं है या उसकी अनुपस्थिति है तो आगे कोई क्रिया नहीं होगी। इसको स्विच ऑफ कहा जाता है। जैसे अपन बिजली का बल्ब है कैसे बंद कर देते हैं, बंद करते ही बल्ब है तो बंद हो जाता है, ट्यूबलाइट बंद हो जाती है, पंखे भी बंद हो जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर लैक्टोज नहीं है तो सब कार्य बंद हो गया। क्या कहेंगे, स्विच ऑफ। देखो ये जो प्रचालक या ओपेरॉन की जो यूनिट है इसके अंदर ये नियामक जीन है, आर जीन, रेगुलेटरी जीन, ये इनके द्वारा एमआरएनए का निर्माण करके दमनकारी प्रोटीन का निर्माण किया जाएगा। और ये जो दमनकारी प्रोटीन है ये किससे जुड़ जाएगा, उन्नायक से जुड़ेगा। उन्नायक से जुड़कर उन्नायक की संरचना में क्या कर देगा, बदलाव कर देगा। जब ये संरचना बदल जाएगी तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ नहीं जुड़ पाएगा। जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ नहीं जुड़ेगा तो अनुलेखन की क्रिया बाधित होगी, अनुलेखन रुक जाएगा, अनुवाद रुक जाएगा, प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। बस ये पहली कंडीशन है यदि प्रेरक अनुपस्थित हो तो। दूसरी कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, प्रेरक उपस्थित हो। प्रेरक यदि उपस्थित होता है तो नियामक जीन अपना काम करेगी और दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करेगी। दमनकारी प्रोटीन का जब निर्माण होगा तो अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, दमनकारी प्रोटीन किससे जुड़ रहा है, उन्नायक से जुड़ रहा है। दमनकारी प्रोटीन उन्नायक से जुड़कर उसकी संरचना में क्या करता है, बदलाव करता है। अब यहाँ पर प्रेरक उपस्थित है, लैक्टोज उपस्थित है, तो यह जो दमनकारी प्रोटीन है यह उन्नायक की संरचना नहीं बदल सकेगा। कैसे नहीं बदल सकेगा कि यह दमनकारी प्रोटीन जैसे ही उन्नायक की ओर भागेगा पीछे से इसको जो प्रेरक है या जो लैक्टोज है वो पकड़ लेगा। कहां जा रहा है भाई, मतलब उसको जो उन्नायक है उसकी संरचना में बदलाव करना था लेकिन यह लैक्टोज उसकी संरचना में बदलाव नहीं करने देता है। हम ये कह सकते हैं कि जो दमनकारी प्रोटीन है उसको लैक्टोज पकड़ कर रखता है।
इसको बांधे रखता है। जब इसको बांध कर रखा जाएगा तो ये दमनकारी प्रोटीन इसको प्रभावित नहीं कर पाएगा या इसकी संरचना को बदल नहीं सकेगा। जब इसकी संरचना में बदलाव नहीं होगा तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ जाएगा। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है या जो संरचनात्मक जीन है, इनमें अनुलेखन की क्रिया शुरू हो जाएगी। जब अनुलेखन की क्रिया शुरू होगी तो Y, Z और A ये तीनों प्रकार के जो जीन्स है, तीनों प्रकार के जीन्स अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स का निर्माण करेंगे और अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स आगे अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करेंगे। क्लियर है? अब इसमें जब लैक्टोज उपस्थित है तो दमनकारी प्रोटीन निष्क्रिय हो जाएगा, दमनकारी प्रोटीन प्रभावी नहीं होगा। प्रभावी नहीं होगा तो इसकी संरचना नहीं बदलेगी और आगे अनुलेखन भी होगा, अनुवादन भी होगा, प्रोटीन का निर्माण भी होगा, एंजाइम्स बनेंगे, सब बनेंगे। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा उसको हम क्या कहेंगे? स्विच ऑन। देखिए दूसरी कंडीशन है प्रेरक उपस्थित होने पर। अब प्रेरक हम लैक्टोज उपस्थित है तो क्या होगा? लैक्टोज अनुपस्थित होता है तो हमने अभी बात की है, जिसको हम ये कहते हैं लैक्टोज यदि अनुपस्थित होगा तो दमनकारी प्रोटीन है वो सीधा उन्नायक से जुड़ जाएगा, उसकी संरचना में बदलाव कर देगा और आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ेगा तो अनुलेखन नहीं होगा। या रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब प्रेरक उपस्थित है तो देखो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। प्रेरक उपस्थित है तो पहली बात प्रेरक है कौन? लैक्टोज। अब ये लैक्टोज उपस्थित है तो देखो नियामक जीन क्या करेगा? दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करेगा। दमनकारी प्रोटीन का निर्माण नियामक जीन करेगा। इसके बाद में यदि लैक्टोज प्रेरक उपस्थित है तो वो क्या करेगा? इस दमनकारी प्रोटीन से बंध जाएगा, दमनकारी प्रोटीन को बांध लेगा, उसको उन्नायक की ओर जाने नहीं देगा। जब दमनकारी प्रोटीन लैक्टोज से बंध जाएगा तो यह जो लैक्टोज है इस दमनकारी जो प्रोटीन है इसको निष्क्रिय करता है या इसको प्रभावहीन कर देता है। जब यह प्रभावहीन हो जाता है, निष्क्रिय कर देता है, या हम ये कहते हैं कि लैक्टोज ने इसको पकड़ लिया, लैक्टोज ने पकड़ लिया, अब वो इसको छोड़ ही नहीं रहा है। अब वो इसको छोड़ ही नहीं रहा है तो वह उन्नायक से नहीं जुड़ेगा। जब उन्नायक से नहीं जुड़ेगा तो देखो जब ये प्रचालक जीन से जुड़ नहीं पाता है तो उन्नायक से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा। जब ये नहीं गया तो आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा। जब आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा तो अनुलेखन भी होगा, अनुवादन भी होगा, प्रोटीन निर्माण भी होगा, सब कुछ होना, मतलब जो होना है वो सब होगा। ये जो स्थिति होती है इसको स्विच ऑन स्थिति कहा जाता है। मतलब यदि लैक्टोज प्रेरक उपस्थित है तो वो सब होगा जो होना है, इसको स्विच ऑन कहेंगे। यदि लैक्टोज उपस्थित नहीं है तो यदि लैक्टोज उपस्थित नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ये कंडीशन है, उसको हम कहते हैं स्विच ऑफ। अब देखो इस तरह से पूरा खेल दमनकारी प्रोटीन कर रहा है। ये जो पूरा नाटक है या जो पूरा खेल है ये दमनकारी प्रोटीन के द्वारा किया जा रहा है। दमनकारी प्रोटीन क्या कर रहा है? उसकी क्रिया को रोक रहा है। किसकी? आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने का जो स्तर होता है वहां पर आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़े, ऐसी कंडीशन उत्पन्न करता है। या हम ये कहें कि दमनकारी प्रोटीन के द्वारा लैप ओपेरॉन का जो नियमन होता है इसको ऋणात्मक नियमन या नेगेटिव रेगुलेशन कहा जाता है। तो अब नियमन की बात करते हैं तो प्रोटीन का निर्माण कब होगा? जब प्रेरक उपस्थित होगा। लैप ओपेरॉन के अंदर प्रोटीन का निर्माण कब होगा? जब लैक्टोज उपस्थित होगा। यदि लैक्टोज उपस्थित नहीं है तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। या हम ये कहें कि एक बैक्टीरिया के अंदर लैक्टोज था, धीरे धीरे लैक्टोज खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तो पहले तो उसमें क्या था? प्रोटीन का निर्माण हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लैक्टोज की कमी होती है, लैक्टोज खत्म हो जाता है, यह क्रिया अपने आप रुक जाती है। तो दमनकारी प्रोटीन के द्वारा लैप प्रचालक का जो नियमन है, लैप ओपेरॉन का जो नियमन है, इसको ऋणात्मक रेगुलेशन या ऋणात्मक नियमन या नेगेटिव रेगुलेशन कहा जाता है। हालांकि सब जगह ये ऋणात्मक नियमन भी नहीं होता, कहीं पर ये धनात्मक नियमन भी होता है, वो आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। अगले जो बीएससी में जाओगे, एमएससी में जाओगे, तब ये सब चीजें आप वहां पढ़ने वाले हो। तो हमने यहाँ पर अनुलेखन स्तर का जो नियमन है वो, और किसमें?
बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर जीन अभिव्यक्ति का जो नियमन है, इसका हमने एक उदाहरण पढ़ने का प्रयास किया। अब देखो ये जो प्रेरक उपस्थित है, अब प्रेरक उपस्थित है उसके अंदर ये सब चीजें होगी, अनुवादन होगा, अनुलेखन होगा, तो इसको जो जीन है, जीन्स के चित्र के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन से जीन कौन कौन से एंजाइम्स का निर्माण करेंगे और किस तरह से आगे प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए ये ओपेरॉन यूनिट है, ओपेरॉन यूनिट के अंदर ये नियामक जीन, ये प्रचालक, ये ऑपरेटर और ये संरचनात्मक जीन। अब लैक ओपेरॉन के अंदर जो संरचनात्मक जीन होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं? 3। तो देखिए ये लैक ओपेरॉन संरचनात्मक जीन कितने हैं? 3। इसी तरह से यदि ट्रिप ओपेरॉन हो, ट्रिप ओपेरॉन, तो संरचनात्मक जीन्स की संख्या होती है 5। ये दोनों याद रखना। मतलब लैक ओपेरॉन के अंदर जो संरचनात्मक जीन होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 3। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन हो तो संरचनात्मक जीन की संख्या कितनी है? 5। तो देखिए नियामक जीन अपना काम करेगा, दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करेगा। क्लियर है? देखिए ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिक दिमाग में रहनी चाहिए कि यहाँ पर रेगुलेटरी जो जीन है वो क्या करेगा? दमनकारी प्रोटीन का वो अपना काम करेगा। दमनकारी प्रोटीन का निर्माण करना है, वो अपना काम करेगा। अब इसने अपना काम किया, अपना काम करने के बाद हम बात कर रहे हैं कि लैक्टोज उपस्थित है, प्रेरक उपस्थित है। तो देखिए ये यहाँ पर लैक्टोज है। जैसे ही नियामक जीन ने किसका निर्माण किया? दमनकारी प्रोटीन का निर्माण किया। जैसे ही दमनकारी प्रोटीन का निर्माण होगा, ये लैक्टोज क्या करेगा? इसको पकड़ लेगा, या ये लैक्टोज दमनकारी प्रोटीन से बंध जाएगा, जुड़ जाएगा और इसको क्या करेगा? ये निष्क्रिय करेगा या प्रभावहीन करेगा। अब प्रभावहीन करने से होगा क्या? देखो स्टेप बाय स्टेप आओ में, ये प्रभावहीन हो गया तो क्या फायदा है या क्या लाभ है? ये प्रभावहीन हो गया तो ये फ्री रह गया। जो नायक है ये क्या कर रहा था? यदि लैक्टोज नहीं होता तो ये दौड़ के यहां जा रहा था। अब लैक्टोज है, इसको दौड़ने नहीं दे रहा है, जाने से पहले कहां जा रहा है? ऐसे, पर इसको पकड़ने का कार्य करेगा। तो जो दमनकारी प्रोटीन है वो तो यहां रह जाएगा, इसने पकड़ लिया। अब ये जो नायक है या जो प्रचालक जो जीन है, प्रचालक जीन है, इसने ये फ्री रह जाएगा। जब ये फ्री रह जाएगा तो जो उन्नायक है उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, इसकी संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा। अब संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा तो आसानी से आरएनए पॉलीमरेज यहां पर जुड़ सकता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहां जुड़ेगा, अनुलेखन की क्रिया शुरू हो जाएगी। अनुलेखन की क्रिया जैसे ही शुरू होगी तो संरचनात्मक जीन के द्वारा आरएनए का निर्माण किया जाएगा। इस तरह से लैक ओपेरॉन के दौरान जो एमआरएनए बनता है इसको लैक एमआरएनए कहा जाता है। अब ये जो लैक एमआरएनए है, इसमें देखिए ये 3 प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के जो जीन्स है इनके द्वारा अलग अलग प्रकार के प्रोटीन और अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स का निर्माण किया जाता है। तो देखिए ये जो जीन है इसको कह सकते हैं संरचनात्मक जीन फर्स्ट, संरचनात्मक जीन सेकंड और संरचनात्मक जीन थर्ड। SG1, SG2 और SG3 इनको कह सकते हैं। तो Z जो जीन है इसके द्वारा एक एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निर्माण किया जाएगा। Y जो जीन है इसके द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा? परमिएज। और A जो जीन है इसके द्वारा ट्रांस एसिटाइलेज, इनका क्या किया जाएगा? निर्माण किया जाएगा। अब ये जो तीनों ही प्रकार के जीन है, ये तीनों प्रकार के जो एंजाइम है या तीनों प्रकार के जीन्स के द्वारा निर्मित जो एंजाइम्स है, ये तीनों ही किससे संबंधित है? ये लैक्टोज के अपचयन से संबंधित है। किससे संबंधित है? लैक्टोज के अपचयन से संबंधित है। तो देखो ये लैक्टोज का अपचयन या लैक्टोज का उपापचय कैसे करते हैं? तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये क्या करेगा? लैक्टोज का अपचयन करेगा। लैक्टोज जो डाइसैकेराइड है, जो द्विशर्करा अणु है, इसको 2 शर्कराओं में तोड़ देगा।
बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज इन दो शर्कराओं के अंदर तोड़ देता है। तो तोड़ने का काम किसने किया? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब आता है परमीएज। परमीएज क्या करेगा? परमीएज अधिकतम लैक्टोज का अपचयन हो इसके लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज की पारगम्यता को बढ़ाता है। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारगम्यता को बढ़ाएगा जिससे अधिकतम जो लैक्टोज है इसका क्या हो? अपचयन हो। थर्ड आता है ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज क्या करेगा? लैक्टोज का जैसे ही अपचयन हुआ, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का निर्माण हुआ, अब इनका अवशोषण है वो बढ़ाने का कार्य ट्रांस एसिटाइलेज के द्वारा किया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये तीनों प्रकार के एंजाइम लैक्टोज के अपचयन से संबंधित है। और यहाँ जो ग्लूकोज बनेगा, ये ग्लूकोज इस जीव के अंदर या इस जीवाणु के अंदर ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो इस तरह से लैक्टोज की उपस्थिति में क्या होगा और लैक्टोज की अनुपस्थिति में क्या होगा, ये बातें हमने पढ़ने का प्रयास किया। और ये सब चीजें हैं वो लैक ओपेरॉन के अंदर ही आती है। या हम ये कह सकते हैं लैक ओपेरॉन के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की और इसको समझने का प्रयास किया। प्यारे बच्चों, तो इस तरह से बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन है लैक ओपेरॉन, हमारे सिलेबस में एक ही ओपेरॉन है लैक ओपेरॉन, इसलिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकता है। बड़ा प्रश्न भी बन सकता है, बड़ा नहीं बने तो छोटे छोटे कई प्रश्न इसमें से निकलते हैं, तो आपको याद रखने की जरूरत है। यदि छोटा प्रश्न बनता है तो भी आपको करना है, बड़ा प्रश्न बनता है तो भी आपको इस तरह से याद रखना है और करना है। मैं हमेशा बात करता हूं, रटने की जरूरत नहीं है, समझना है। समझते जाओगे, करते जाओगे तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं ताकि उसका समाधान किया जा सके। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर हमने लैक ओपेरॉन के बारे में कंप्लीट पढ़ा। तो सेंट्रल डोग्मा जो थ्योरी है उसमें 3 जो प्रोसेस पढ़े और उन प्रोसेस के लिए जिम्मेदार जो जीन है उनके ऊपर कंट्रोलिंग कैसे होती है, हमने जीन अभिव्यक्ति का जो नियमन है उसको भी पढ़ने का प्रयास किया। इस तरह से ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जो मुख्य बिंदु होते हैं वो लगभग समाप्त हो जाते हैं। एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु अभी शेष रह जाता है, मानव जीनोम परियोजना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट नए वीडियो के अंदर नई क्लास के साथ हम ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है उस बिंदु के साथ में पुनः हाजिर होते हैं, पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।